विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। इस चिट्ठी के सफ़र में हम ये समझेंगे कि भूतकाल में यानी कि प्राचीन काल में हम किस माध्यम से अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाते थे या अपनों तक पहुंचाते थे, और आज टेक्नोलॉजी कितनी बदल गई है हमें वही संदेश भेजने में। हमें समझना है इन चीज़ों को, और इस पाठ में हम ये सब चीज़ें समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। आपने लिखे होंगे, शायद नहीं लिखे होंगे, कोई बात नहीं, आगे लिखेंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। यह सब प्रश्न उठते हैं, बिल्कुल उठते हैं हमारे दिमाग में। सही है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया है ये क्यों जाए। हमारे दिमाग में बचपन में अक्सर ये ख्याल आता था कि भाई क्यों लगाया जाए, ज़रूरत ही क्या है, क्या वो बिना डाक टिकट के नहीं पहुँचेगा। उन सब के सवालों के जवाब भी यहाँ मिलेंगे। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है, बिल्कुल ठीक बात। ये दूसरा प्रश्न है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, और हमें किसी चीज़ को अर्जेंट बहुत ही जल्दी पहुंचाना है हमें अपनों तक, तो कैसे पहुंचाया जाए। स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने पर क्या असर पड़ता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इनके बारे में पता चलेगा अभी। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, वो खासकर तुमने से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो डाक टिकट का कलेक्शन करते हैं। अब इन सवालों के जवाब के लिए ज़रा नीचे लिख दिए गए लिफाफों को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। ठीक है, इनको हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पता लिखा हुआ है, क्या लगा, महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वो एक स्टैम्प लगा हुआ है, एक्सप्रेस डिलीवरी लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे एक पत्र है जहाँ पे सबसे ऊपर एक डाक टिकट लगा हुआ है और उसके ऊपर स्टैम्प लगा हुआ है, और यहाँ पे लिखा है श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, गोविंद मार्ग, नई दिल्ली 11। ये 6 डिजिट का एक पिन दिया हुआ है। ये हमेशा कब आता है, शहर के बाद आता है, पिन 110016। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ, वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर लिखते हैं। देखिए ये पते का एक प्रमुख पार्ट है या हिस्सा है, बोल सकते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो सबसे छोटी से स्टार्ट करते हैं और बड़ी की तरफ जाते हैं, यानी कि इंक्रीज ऑर्डर में बढ़ते हैं। सबसे पहले हम छोटा लिखेंगे, मतलब हमें कोई पता लिखना है तो सबसे पहले छोटा वाला पता आता है, उसके बाद लास्ट तक बड़ा पता तक जाता है। छोटी से बड़ी भूगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव का नाम, कस्बे का नाम, शहर की जिस स्थिति में रह रहे हैं उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया जाता है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत है, कभी कभी होता है कि बहुत सी जगहों के सेम नाम हो जाते हैं, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ पे भेजना है, तो क्या होता है उसके लिए पिन कोड रखा गया है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे गांव शहर जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य यानी कि गंतव्य स्थान जहाँ पे पहुँचना है, गंतव्य स्थान का अर्थ है जहाँ पे पहुँचना है, का पता लगाने में डाक छाँटने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी, देखिए 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। किस योजना के तहत की, पोस्टल नंबर योजना के तहत। जाहिर है, क्लियर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड
ठीक है। उससे पहले हमें एक कुछ और दिया हुआ है, यहाँ पे पढ़ लेते पहले। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है और इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन का। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होगा, यानी 6 अंकों का होता है। जैसा कि अभी हमने देखा था, पत्र में देखा था 11001116 लिखा हुआ था। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, ठीक है। उदाहरण के लिए NCERT के भेजे गए लिफाफे पर लिखा था, देखिए मैंने अभी पढ़ के बोला था 110016। इससे पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। पहले स्थान पर दिया गया अंक। अगले 2 अंक यानी कि 10 अंक, यह अंक तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कि उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। देखो सही बात है। अगले 3 अंक यानी कि लास्ट के 3 अंक की बात कर रहा है, यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र की ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक बांटी जाती है, ठीक है। तो हमारा बेस क्लियर हो गया, डाउट्स क्लियर हुए यहाँ पे। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। हमारे स्कूल का पता का पिन कोड क्या है, 756001, ठीक है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। आपके जो भी घर का इलाका है आप लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं अपने मम्मी पापा से। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, ये बात भी हम पता लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए टिकट संग्रह से रिलेटेड कुछ दिया गया है। टिकट संग्रह का शौक काफ़ी लोकप्रिय है, बहुत से स्टूडेंट्स को, लोगों को बहुत काफ़ी पसंद है टिकट कलेक्शन करना, क्योंकि उस पर बहुत से डिफरेंट कलर के चित्र बने होते हैं जो लोगों को बहुत भाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई। इसको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो कि इस विज्ञान को क्या नाम दिया जाए, पता करो, यहाँ लिखो। चलिए वो हम बाद में करेंगे। अब देखिए हम कहानी में बीच में रुक गए थे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक, कबूतरों की बात हो रही है, संदेश वाहक मतलब जो संदेश को पहुंचाते हैं, उन संस्थानों की बात कैसे ना हो। जिस ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते थे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बहुत कम थे। सीमित यानी बहुत कम थे। परिवहन यानी कि हमारे जो यात्रा के वाहन हो गए। संचार का मतलब हो गया हमारे यहाँ पे हम कितनी जल्दी से किसी चीज़ को भेज सकते हैं, संचार के माध्यम संचार कर सकते हैं। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं पर घुड़सवार हरकारी हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। ये भी बहुत ज़रूरी है। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। सही बात है। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम एवं पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। आज भी बहुत से इलाके हैं भारत में जहाँ पे हरकारें ये काम करते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम यानी जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहाँ पे हमारे डाक पहुँच जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक मिल गए हैं हमारे अब आज भी जम्मू कश्मीर में। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हमारे पास। कौन कौन से हो गए देखिए। डाक बांटने में हवाई जहाज़ का भी इस्तेमाल होता है, पानी के जहाज़ का, और ना जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह पहले किससे भेजते थे, कबूतर से। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गृहवाद जो प्रजाति होती है या हुमर बोलते हैं उसको, जैसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है, क्योंकि कबूतर का दिमाग काफ़ी तेज होता है। उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको एक छोटी सी बात बताई गई है। उड़ीसा जो कि हमारा शहर है, हमारा राज्य, सॉरी,
उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात तो। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और क्या-क्या है उनमें खासियत, और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है। अरे वाह! 1000 किलोमीटर बहुत होता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में दूसरा कबूतर संदेश को पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाना चाहता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम क्या है? ग्रीन एग, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो, वो भी इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, A5 ग्रीन पार्क, नई दिल्ली 110016। अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने पत्र लिखा है। पत्र के लिए उन्होंने एड्रेस कैसे दिखा हुआ है, जो वहाँ पर जो एरिया नेशनल बुक एरिया हो, यहाँ पे हमें पहुँचाना है पत्र। सबसे पहले उन्होंने बताया छोटे से बड़े तक पहुँचना है। नेशनल बुक से शुरू करना है, ट्रस्ट इंडिया ये नाम हो गया, और जो गली का नाम होगा A5 ग्रीन पार्क, और जो राज्य है नई दिल्ली, और पिन कोड लास्ट में। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।